आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 की यूनिट नंबर 10 सदिश बीजगणित इस यूनिट का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट का देखो नाम है सदिश बीजगणित। बीजगणित में हम सामान्यतः क्या पढ़ते हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये 4 संक्रियाएं पढ़ते हैं हम सामान्यतः बीजगणित के अंतर्गत। अब देखो ये जो बीजगणित शब्द है, ये बीजगणित शब्द सदिश शब्द के साथ जुड़ गया। इसका मतलब ये जो 4 संक्रियाएं हैं, इन 4 संक्रियाओं में भाज्य संक्रिया को छोड़कर अन्य जो शेष 3 संक्रियाएं हैं, इन 3 संक्रियाओं को पढ़ेंगे हम सदिश के अंतर्गत। अर्थात हम सदिशों का योग करना सीखेंगे, सदिशों का अंतर करना सीखेंगे और साथ में सदिशों को गुणा किस प्रकार से किया जाता है, इन बातों का अध्ययन करेंगे। अब देखो सदिशों के अंतर्गत इन 3 संक्रियाओं को पढ़ने से पहले हमें सदिश की जो सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी का मतलब सदिश की परिभाषा, सदिश को लिखा किस प्रकार से जाता है, सदिश का ज्यामितीय रूप क्या होता है और सदिश के प्रकार कितने, ये जो सामान्य जानकारी है, ये सामान्य जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम ये जो सदिश की सामान्य जानकारी है, इस सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश की परिभाषा की। तो वे राशियां जिनमें दिशा व परिमाण दोनों हो, वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों उपस्थित हो, उन राशियों को कहा जाता है सदिश राशियां। देखो राशियां किसे कहते हैं? किसकी बात है? राशियां। राशियां उन्हें कहा जाता है जिनका मापन कर सके, जिनका हम क्या कर सके? मापन कर सके। राशियां किसे कहा जाता है? जिनका हम मापन कर सके और इस मापन को हम एक संख्यात्मक मान प्रदान कर सके। संख्यात्मक मान प्रदान कर सके, उनको कहा जाता है राशियां। राशियां किन्हें कहा जाता है? जिनका हम मापन कर सकें और उस मापन को हम एक संख्यात्मक मान प्रदान कर सकें, उनको कहा जाता है राशियां। तो वे राशियां जिनमें दिशा व परिमाण दोनों हो, दिशा हो, दिशा को हम जानते हैं। परिमाण शब्द के बारे में देखो, परिमाण का यहाँ पर मतलब होगा लंबाई। परिमाण शब्द का यहाँ पर क्या मतलब है? लंबाई। तो वे राशियां जिनकी दिशा और परिमाण दोनों हो, उन राशियों को कहा जाता है सदिश राशि। अब इस परिभाषा को थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ रेखाएं बना रखी हैं। इन रेखाओं को हम तीर के चिन्ह की सहायता से दिशा प्रदान कर सकते हैं। देखो ये जो L1 रेखा है, इस L1 रेखा को हम इस प्रकार तीर के चिन्ह की सहायता से दिशा प्रदान कर सकते हैं। L2 रेखा को हम इस प्रकार तीर के चिन्ह की सहायता से दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो जब हम किसी रेखा को तीर के चिन्ह की सहायता से दिशा प्रदान करते हैं, जब हम किसी रेखा को तीर के चिन्ह की सहायता से दिशा प्रदान करते हैं, तब उस रेखा को कहा जाता है एकदिष्ट रेखा। एकदिष्ट रेखा। एकदिष्ट रेखा की परिभाषा क्या है कि यदि हम किसी रेखा को तीर के चिन्ह की सहायता से दिशा प्रदान करते हैं, तब उस रेखा को कहा जाता है एकदिष्ट रेखा। अब देखो ये जो एकदिष्ट रेखा है, इस एकदिष्ट रेखा का यदि हम कोई टुकड़ा काट लें, जैसे ये जो L1 एकदिष्ट रेखा है, इसका हमने यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा काट लिया। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया A और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने B। और रेखा के टुकड़े को कहा जाता है रेखाखंड। रेखा के टुकड़े को क्या कहा जाता है? रेखाखंड। अब ये जो रेखाखंड है वो हमने कहाँ से काटा है? ये हमने एकदिष्ट रेखा से काटा है। तो एकदिष्ट रेखा के टुकड़े को कहा जाता है एकदिष्ट रेखाखंड। एकदिष्ट रेखा के टुकड़े को क्या कहा जाता है? एकदिष्ट रेखा के टुकड़े को कहा जाता है एकदिष्ट रेखाखंड। तो अगली परिभाषा हमें पता होनी चाहिए एकदिष्ट रेखाखंड की। एकदिष्ट
रेखाखंड। एक दिष्ट रेखा के खंड या टुकड़े को क्या कहा जाता है? एक दिष्ट रेखाखंड। अब देखो, ये जो एक दिष्ट रेखाखंड है, ये जो एक दिष्ट रेखाखंड AB है, इस एक दिष्ट रेखाखंड AB का हम मापन कर सकते हैं। एक दिष्ट रेखाखंड का हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसका मापन कर सकते हैं, और उस मापन को हम एक संख्यात्मक मान भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसको माप लिया और मापने पर ये आ गया होगा 15 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार हम इसको एक संख्यात्मक मान दे सकते हैं। इसका मतलब इस एक दिष्ट रेखाखंड को हम राशि कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? राशि कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसका मापन कर सकते हैं और उस मापन को हम एक संख्यात्मक मान प्रदान कर सकते हैं। इस कारण हम इस एक दिष्ट रेखाखंड को क्या कह सकते हैं? राशि कह सकते हैं। अब देखो, इस राशि का मापन कर सकते हैं, मतलब इसकी लंबाई को माप सकते हैं। लंबाई को यहाँ पर हम क्या करें हैं? परिमाण। तो इस राशि का परिमाण है, इस राशि का क्या है? परिमाण है। परिमाण होने के साथ साथ ये तीर का चिन्ह इस रेखाखंड की या इस राशि की दिशा भी बता रहा है। तो इस राशि में परिमाण भी है और दिशा भी है। देखो, ये जो एक दिष्ट रेखाखंड है, इसका हम मापन कर सकते हैं, मापन को एक संख्यात्मक मान प्रदान कर सकते हैं। इस कारण हम एक दिष्ट रेखाखंड को राशि कह सकते हैं। अब देखो, इस राशि में यह जो राशि है, इस राशि की हम लंबाई माप सकते हैं, और लंबाई को यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? परिमाण। इसका मतलब इस राशि का परिमाण है। साथ में ये जो तीर का चिन्ह है, ये तीर का चिन्ह इस रेखाखंड की दिशा भी बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दिशा भी उपस्थित है। तो परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित है। इस कारण अब हमें इस राशि को क्या कह सकते हैं? इस राशि को हम सदिश राशि कह सकते हैं। इस राशि को अब हम क्या कहेंगे? इसको हम सदिश राशि कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, दोनों है। इस कारण इस राशि को हम क्या कह रहे हैं? सदिश राशि कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो इस प्रकार सदिश मिला है AB, इस सदिश AB को अब लिखा किस प्रकार से जाता है? तो इसको लिखा इस प्रकार से जाएगा। देखो, ये तीर का चिन्ह क्या बता रहे हैं? ये तीर का चिन्ह ये बता रहा है कि ये जो सदिश AB है वो A से प्रारंभ हो रहा है और B पर खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम कौन सा बिंदु लिखेंगे? A बिंदु लिखेंगे जिससे आरंभ हो रहा है। उसके बाद हम कौन सा बिंदु लिखेंगे? B बिंदु, अर्थात वो बिंदु लिखेंगे जिस पर सदिश खत्म हो रहा है। तो A B दोनों बिंदु लिखने के पश्चात हमें इस प्रकार तीर का चिन्ह लगाना है। और ये तीर का चिन्ह क्या बता रहा है? ये तीर का चिन्ह, यहाँ पर ये जो तीर का चिन्ह ये क्या बता रहा है? सदिश की दिशा क्या है? सदिश की दिशा है A से B। तो इस प्रकार सदिश को लिखा जाता है। अच्छा, इस लिखे हुए को हमें पढ़ना कैसे? तो इसको हमें पढ़ना है सदिश AB, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं AB वेक्टर या वेक्टर AB। इस प्रकार इंग्लिश में इस प्रकार इसको पढ़ते हैं। अब देखो, इसको लिखा किस प्रकार से जाता है उसकी चर्चा हमने कर ली। अब देखो, इस सदिश की जो लंबाई है उस लंबाई को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस सदिश AB की लंबाई को लिखा जाएगा मापांक सदिश AB। ये क्या बता रहा है? सदिश AB की लंबाई। ये क्या बता रहा है? सदिश AB की लंबाई। तो इस प्रकार सदिश AB को दर्शाया जाता है, और ये किसको दर्शा रहा है? सदिश AB की लंबाई को। अब देखो, यहाँ पर ये जो सदिश AB है, ये जो सदिश AB है, ये सदिश AB की क्या है? ये सदिश AB की आकृति है। ये सदिश AB की क्या है? आकृति है। और आकृति को सामान्यतः गणित में कहते हैं ज्यामिति। या आकृतियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ज्यामिति। तो ये सदिश AB की आकृति को हम ज्यामिति भी कह सकते हैं। तो ये सदिश AB की क्या मिल गई? हमें ज्यामिति मिल गई। तो
इसको हम कहते हैं कि ये जो रूप हमें सदिश का दिखाई दे रहा है, इस रूप को कहते हैं कि ये सदिश का ज्यामितीय रूप है, अर्थात सदिश की आकृति है। तो सदिश की आकृति को ज्यामिति कहते हैं। तो इस कारण हम इसको क्या कहेंगे कि ये सदिश की क्या है, ज्यामिति है, यह सदिश का ज्यामितीय रूप है। तो हमने सदिश की परिभाषा की बात कर ली, सदिश को लिखा किस प्रकार से जाता है उसकी चर्चा हमने कर ली, सदिश की लंबाई को किस प्रकार से लिखा जाता है उसकी चर्चा हमने कर ली, साथ में सदिश की ज्यामिति क्या होती है उसकी भी चर्चा हमने कर ली। अब हम बात करेंगे सदिश के प्रकार की। सदिशों के प्रकार में हमें जो पहला प्रकार देखने को मिलता है वो है शून्य सदिश। तो एक बार हम शून्य सदिश की परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। पहला प्रकार है शून्य सदिश। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उस सदिश को कहा जाता है शून्य सदिश। शून्य सदिश को अगली लाइन में लिखना, शून्य सदिश को शून्य वेक्टर द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, शून्य वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं। देखो ये कोई हमने एक सदिश ए बी लिया है, हमने क्या लिया है, सदिश ए बी लिया है। अब ये जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी को हम धीरे धीरे एक की तरफ ला रहे हैं। तो बिंदु बी को जब हम एक की तरफ लाएंगे तो इस सदिश ए बी की जो लंबाई है या इस सदिश ए बी का जो परिमाण है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और जब हम इस बिंदु बी को बिंदु ए के ऊपर लेकर आ जाएंगे तब स्थिति कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। यही बिंदु ए है और ये बिंदु ही बी है। इस स्थिति में ये जो सदिश ए बी था, इस सदिश ए बी की अब लंबाई कितनी हो गई, शून्य हो गई। तो यहाँ पर देखो दो बातें होंगी, एक तो इसकी लंबाई शून्य होगी और जब बिंदु बी ए के ऊपर आएगा तो ये दोनों बिंदु एक ही हो गए, मतलब दोनों बिंदु समपाती हो गए। दोनों बिंदु क्या हो गए, समपाती हो गए। तो जब अब देखो ए क्या है, सदिश का प्रारंभिक बिंदु, बी क्या है, सदिश का अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समपाती हो जाए, जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो जाए, समपाती हो जाए, उस स्थिति में सदिश का परिमाण कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। और शून्य परिमाण होने के कारण अब हम इस सदिश को क्या कहेंगे, इस सदिश को हम कहेंगे शून्य सदिश। तो यहाँ पर ये जो सदिश ए बी था, ये जो सदिश ए बी है, ये वाली स्थिति, इस सदिश ए बी का जो परिमाण है, ये परिमाण कितना हो गया, शून्य हो गया। शून्य होने के कारण सदिश ए बी को हम क्या कहेंगे, सदिश ए बी को हम कहेंगे शून्य सदिश। सदिश ए बी को हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। अच्छा, ये शून्य सदिश बन गया तो अब हम इसको इस प्रकार शून्य वेक्टर के द्वारा दर्शा सकते हैं। साथ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश ए ए, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सदिश बी बी। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही है। और जिस सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है, उस सदिश का परिमाण हमेशा कितना होगा, शून्य होगा। तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। और शून्य सदिश को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, शून्य वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, एक ही बात है। अगला प्रकार देखो, मात्रक सदिश।
मात्रक सदिश। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई थी उनको आप शून्य सदिश की परिभाषा में ही लिखना आपको। अगला प्रकार देखो, मात्रक सदिश। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण, यहाँ पर परिमाण का मतलब लंबाई, तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो मात्रक सदिश कहलाता है। सदिश AB, सदिश BA, सदिश CD। अच्छा, सदिश AB, सदिश BA, सदिश CD, इन सदिशों को हम संक्षिप्त रूप में भी नाम लिख सकते हैं। जैसे सदिश AB को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A वेक्टर। सदिश BA को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, B वेक्टर। सदिश CD को हम इस प्रकार C वेक्टर, मतलब इन प्रकार हम इनके छोटे नाम भी लिख सकते हैं। तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, अगर हिंदी में कहना चाहिए तो सदिश A, सदिश B, सदिश C। इन सदिशों की दिशा में जो इकाई सदिश होता है, सदिश A की दिशा में इकाई सदिश को दर्शाया जाता है A कैप के द्वारा। सदिश B की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको दर्शाया जाता है B कैप के द्वारा। और सदिश C की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको दर्शाया जाता है C कैप के द्वारा। सदिश A की दिशा में इकाई सदिश या मात्रक सदिश को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? A कैप के द्वारा। B की दिशा में मात्रक सदिश को B कैप द्वारा। C की दिशा में इकाई सदिश को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? C कैप के द्वारा। मात्रक सदिश कहो चाहे इकाई सदिश कहो, दोनों एक ही बात है। अब देखो, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, उस सदिश को हम क्या कहते हैं? मात्रक सदिश कहते हैं। अब देखो, A की दिशा में मात्रक सदिश क्या है? A कैप है। सदिश A की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है, ये ज्ञात कैसे किया जाता है? ये ज्ञात इस प्रकार किया जाएगा, सदिश A बटा सदिश A का परिमाण। सदिश A की दिशा में जो मात्रक सदिश है, ये ज्ञात कैसे किया जाता है? सदिश A बटा सदिश A का परिमाण। यदि आप किसी सदिश को उस सदिश के एक बटा परिमाण से गुणा करते हो, यदि हम कोई सदिश है और उस सदिश को एक बटा इस सदिश के परिमाण से गुणा करते हैं, सदिश को किससे गुणा करें? एक बटा परिमाण से, तब हमें जो सदिश प्राप्त होता है उस सदिश को कहते हैं इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश या मात्रक सदिश। तब उस सदिश को हम क्या कहेंगे? इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश या मात्रक सदिश। तो अगर हम B की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना चाहें तो B की दिशा में मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? इस सदिश B को हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? एक बटा B का परिमाण। अब ये जो सदिश हमें प्राप्त होगा, ये सदिश कौन सा होगा? B की दिशा में इकाई सदिश। तो आज की क्लास में हमने सदिशों के दो प्रकार पढ़े, एक तो शून्य सदिश और एक मात्रक सदिश। आगे के जो प्रकार हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।